So hello students, welcome to the another lecture of your this equilibrium chapter only. और अभी हम आपका chemical equilibrium ही पढ़ रहे हैं. So yes, we will try to complete it as soon as possible. And yeah, what we were discussing in the last class, that is also yes, and you people do suggest me what should I start after that, okay? Because I have planned something, so I have to see whatever you people are planning. We should go in a same pace, right? So you can suggest me, okay? After that, what we should continue like that, okay? So yes, we were where were we? We were studying this particular chapter, right? अल्फा और ऑब्जर्व्ड मोलर मास एंड ऑब्जर्व्ड डेंसिटी के बारे में हम आपका डिस्कशन कर रहे थे कुछ, ठीक है? तो यस, या वी विल स्टार्ट विद दिस इज अल्फा, ऑब्जर्व्ड मोलर मास एंड ऑब्जर्व्ड डेंसिटी. तो इन तीनों का यूज़ करके हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है. अल्फा क्या है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास क्या है एंड ऑब्जर्व्ड डेंसिटी क्या है. मैं आपके बारे में इसके बारे में आपको एक डिटेल एक आइडिया दूंगी, ठीक है? तो आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा कि ये तीन चीज़ें जो टर्म्स मैंने बोली, ये चीज़ें रिलेटेड करके क्या मीनिंग है इनका, ठीक है? इतना पता चलेगा आपको. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ये है कि ये टर्म्स देखो, सबसे पहली इक्वेशन ये है आपकी, दैट इज N2O4. क्या है आपका? N2O4 गैशियस, ठीक है? N2O4 गैशियस है एंड दैट N2O4 गैशियस दैट इज गिविंग व्हाट, 2NO2 गैशियस. एंड ठीक है, क्या दे रहा है आपका? 2NO2 गैशियस दे रहा है, ठीक है? इस केस में ये आपका एक बेसिकली आपने एक इक्वेशन ले लिया, ठीक है? ये इक्वेशन आपने बेसिकली ले लिया. अब आप यहाँ पर क्या बोल के रखा है? द ऑब्जर्व्ड मोलर मास एट इक्विलिब्रियम ऑफ N2O4 इज, क्या बोल के रखा है? द ऑब्जर्व्ड, एक क्वेश्चन मान लो, इसको हम सॉल्व बाद में करेंगे, बस अब एक क्वेश्चन देख लो. द ऑब्जर्व्ड मोलर मास एट इक्विलिब्रियम ऑफ N2, इसका ऑब्जर्व्ड मोलर मास एट इक्विलिब्रियम ऑफ N2O4 इज कितना है? 80 ग्राम पर मोल. कैलकुलेट, आपको अल्फा कैलकुलेट करना है. अल्फा क्या है आपका? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अब देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये ऑब्जर्व्ड मोलर मास की बात कर रहे हैं, ठीक है? ये ऑब्जर्व्ड मतलब जो ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंट के दौरान. नाउ हम इसमें क्या देखेंगे? हम देखेंगे ओरिजिनल मोलर मास क्या होता है N2O4 का. आपको पता है ओरिजिनल मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको पता है N2O4 दिया हुआ है, नाइट्रोजन 2 है, 2 नाइट्रोजन का मतलब 2 × 14 दैट इज बिकम 28. ऑक्सीजन 4 है, मतलब एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 4 × 16 दैट विल बिकम 64. 28 64, ये आपका 92 ग्राम पर मोल आ रहा है. क्या आ रहा है? तो आप देख रहे हो, ओरिजिनल जो मोलर मास था वो था 92. ऑब्जर्व्ड कितना हुआ? ऑब्जर्व्ड हुआ है N2O4. इसका मतलब ये हो रहा है ना कि कुछ मास आपका जो ये है, कुछ मास आपका रिएक्टेंट का कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, क्योंकि ओरिजिनल तो ये ही मास है, बट अब जो ऑब्जर्व हो रहा है वो इतना है, कम हो रहा है 92 से, कुछ अप्रॉक्सीमेटली 12 ग्राम कम हो रहा है, राइट? 12 ग्राम पर मोल कम हो रहा है. तो इसका मतलब आपका जो N2O4 है कुछ आपका कन्वर्ट हो जा रहा है इसमें, राइट? इसलिए तो मास कम हो जा रहा है, राइट? तो इनिशियली इस हिसाब से हमको क्या पता चलता है? इनिशियली हमको ये पता चलता है, इनिशियली आपके पास कितने मोल थे? 92 ग्राम पर मोल थे. अब हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे आपका एवरेज मोलर मास. एवरेज मोलर मास मतलब ऑब्जर्व्ड मोलर मास, राइट? अगर मैं बोलूँ आपको एवरेज मोलर मास कैसे निकालोगे, तो एवरेज मोलर मास आप निकालोगे टोटल मास ऑफ द मिक्सचर, मतलब उस मिक्सचर का टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. तो आप सोच रहोगे ये कैसे आया फॉर्मूला, ठीक है? एवरेज मोलर मास. अब देखो, मैं आपको एक बार बता दूँ, देखो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मिक्सचर की बात कर रहे हैं. अब मैं बोलूँ मिक्सचर में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, तो आप क्या बोलोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर, राइट? N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स. अगर मैं पूछूं तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर कैसे बताओगे? गिवन मास ऑफ द मिक्सचर, राइट? गिवन मास, और यू कैन से टोटल मास ऑफ द मिक्सचर, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, राइट? मोलर मास ऑफ द मिक्सचर. नाउ हाउ कम दिस एवरेज मोलर मास, इसको ही मान लो ये मोलर मास को ऊपर लेके चले गए, दिस इज बिकम योर एवरेज मोलर मास. एंड दिस एवरेज मोलर मास विल बी इक्वल्स टू द टोटल मास ऑफ द मिक्सचर, टोटल मास ऑफ मिक्सचर, ठीक है? समझ में आ रहा होगा? टोटल मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, राइट? इसी से मिल गया फॉर्मूला. समझ में आया ना कैसे मिल रहा है? ये फॉर्मूला कैसे आया, समझ में आया? एवरेज मोलर मास इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द मिक्सचर, कितना मिक्सचर में मास प्रेजेंट है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. वही तो होता है एवरेज मोलर मास, मतलब ऑब्जर्व मोलर मास. ऑब्जर्व मोलर मास कैसे निकालते हैं हम?
आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास, सो टोटल मास ऑफ द मिक्सचर, राइट, टोटल मास ऑफ द मिक्सचर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यही तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द मिक्सचर डिवाइड बाय एवरेज मोलर मास, सो एवरेज मोलर मास विल बी टोटल मास ऑफ द मिक्सचर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सो फ्रॉम दिस वी नो दैट कैसे आया ये चीज़, हमको पता है एन जो होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास बाई मोलर मास होता है, उससे आया। ठीक है, इतना इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया, कितनी बातें भी हमने यहाँ पर की उतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी शायद अच्छी तरीके से, राइट। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, एक एग्जाम्पल देखते हैं और इसको और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हम देखो ये वाला क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपको क्या पूछा, कैलकुलेट अल्फा, इसको हम सॉल्व करेंगे बाद में करेंगे, पहले समझ लेते हैं चीज़ों को अच्छे से और अच्छी एक और बार। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है ए से आपका बी बन रहा है, क्या बन रहा है, ए से आपका बन रहा है बी। ठीक है, ए से आपका बी बन रहा है, सो ए से बी बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन था, क्या था आपका इनिशियल कंसंट्रेशन जो था, ठीक है, इनिशियल जो आपका कंसंट्रेशन था वो मान लो इसका 1 था, आपका प्रोडक्ट का 0 था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपने अल्फा मान लिया, एंड ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है बेसिकली आपने मान लिया यहाँ पर जो मास निकलेगा ये एक तरह का मोलर मास होगा जो रियल मोलर मास होगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज नॉट, ये जो मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा लिखा है इज इम्प्लाइज और इक्वल्स टू एम रियल नहीं, मैं ये बोल रही हूँ जब ये केस इनिशियल केस में जो मोलर मास था उसको हम क्या मान रहे हैं, उस केस में जब तक ये रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं हुआ तो उस केस में जो मोलर मास निकल रहा था वो रियल मोलर मास था। अब जब रिएक्शन प्रोसीड कर गया, ठीक है, अब जब रिएक्शन प्रोसीड कर गया तो इसमें से अल्फा निकल गया, डिसोसिएट कर गए, तो 1 माइनस अल्फा, ये एन है तो यहाँ पर एन अल्फा आ जाएगा, राइट, एन अल्फा आ गया, ये यहाँ पे कुछ नहीं था तो इसलिए अल्फा, यहाँ पर कुछ है एन है, कोई वैल्यू हो सकती है इसमें, तो इसलिए एल अल्फा आ गया। ठीक है, और यहाँ पर जब जो हम मोलर मास निकालेंगे इस केस में इक्विलिब्रियम पे जो मोलर मास निकालेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एम ऑब्जर्व्ड, जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास है। जब इनिशियल कंडीशन में मोलर मास निकाल रहे हैं वो बोल रहा है रियल मोलर मास, तो हमने एक इक्वेशन बना ली जो एम ऑब्जर्व्ड मोलर मास इक्विलिब्रियम पे जो हमको मिल रहा है उसका फॉर्मूला क्या है, द टोटल मास ऑफ मिक्सचर, टोटल मास ऑफ मिक्सचर मतलब मिक्सचर का जितना भी मास है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर, राइट, टोटल मास ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर। ठीक है, टोटल मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर, क्लियर। और इसी के साथ इतना आपको पता चल गया और एक फॉर्मूला पता चला हमको इसी से रिलेटेड, आपको लर्न नहीं करना है, बस आप याद रखो ये फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सब सॉल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला जो है याद हो जाएगा। ठीक है, सो यस, so we were discussing this ना, m observed is equals to m real। ठीक है, m observed is equals to m real divided by 1 minus alpha plus n alpha, क्या है 1 minus alpha plus n alpha। देखो observed molar mass is equals to real molar mass divided by 1 minus alpha plus n alpha। कैसे आया, कैसे हुआ ये, देखो टोटल मास ऑफ द मिक्सचर, जो टोटल मास ऑफ द मिक्सचर कितना है, एम ऑब्जर्व निकाल रहे हैं, टोटल मास ऑफ द मिक्सचर आपका एम रियल है, राइट, टोटल मास ऑफ द मिक्सचर जो भी है, मोलर मास रियल मोलर मास ऑफ द ओरिजिनल मोलर मास ऑफ this particular mixture, so m real will be the total mass of the mixture will be m real, total number of moles of the mixture, कितने मोल्स प्रेजेंट है, ये एक मोल है दूसरा ये मोल है, तो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, क्लियर, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अब m ऑब्जर्व इज इक्वल टू m रियल डिवाइड 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, इसमें से अल्फा कॉमन ले सकते हैं और n माइनस 1 को ब्रैकेट में डाल सकते हैं। ठीक है, m रियल डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या लिख दिया n माइनस 1, ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिख दिया n माइनस 1, राइट, m रियल डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, इतना निकल के आ गया आपका इक्वेशन। इतनी बातें अच्छे समझ में आ गई आपको अच्छे से। ठीक है, इसके बाद का जो स्टेप है वो देखते हैं। यस, ओके, सो इससे हमको एक इक्वेशन पता चल गई दैट वी हैव दिस ऑब्जर्व्ड, ठीक है, ऑब्जर्व्ड जो है आपका ऑब्जर्व्ड मोलर मास का फॉर्मूला पता चल गया हमको, that observed molar mass will be equal to molar mass of the real component, और बोल सकते हैं रियल मोलर मास डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा कॉमन में n माइनस 1, वेयर n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, n, अब यहाँ पर n क्या है, n बेसिकली द नंबर ऑफ मोल्स है जो कि प्रोडक्ट साइड में प्रेजेंट है, रिएक्टेंट साइड में नहीं, यहाँ पर नहीं,
सिर्फ यहाँ पर जो प्रेजेंट है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, रिएक्ट प्रोडक्ट साइड में जो मोल्स प्रेजेंट है उनको ही n बोला जा रहा है। तो इतना फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, और याद करने की जरूरत नहीं है। अभी हम 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे और आपका ये चीज़ एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा और आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ओके ऐसा इसलिए हो रहा है, ठीक है। सो यस, वी विल स्टार्ट नाउ। यस, तो हमको इतना पता चल गया, दैट इज ऑब्जर्व्ड मोलर मास इज हैविंग द फॉर्मूला दैट इज इक्वल्स टू m रियल डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, वेयर n इज व्हाट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट साइड। और अल्फा क्या है आपका, अल्फा है बेसिकली आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। अल्फा आपका है बेसिकली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है आपका अल्फा। अब आप इसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला है आपका वेपर डेंसिटी। आपको मैं बता दूं, वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। और अगर मैं बोलूं मोलर मास के टर्म्स में वेपर डेंसिटी को लिखना है तो मोलर मास विल बी इक्वल टू 2 वेपर डेंसिटी। सो वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। और इसी चीज को मैं अगर मोलर मास में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगी, मैं लिखूंगी इसको, देखो यही चीज को मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। देखो हमारे पास ये था m ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू m रियल डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। इतना पता चल गया। हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ लिया कि जो वेपर डेंसिटी होती है, वेपर जो डेंसिटी होती है दैट इज इक्वल्स टू मोलर मास, मोलर मास लिख दो यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2। तो मोलर मास m विल बी इक्वल्स टू 2 वेपर डेंसिटी, राइट। हमने शॉर्टकट में वेपर डेंसिटी vd लिख दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर ऑब्जर्व मोलर मास की जगह पे 2 वेपर डेंसिटी लिख देंगे, m रियल की जगह पे भी 2 वेपर डेंसिटी लिख देंगे डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो ये क्या हो गई, ये आपकी हो गई वेपर डेंसिटी। ये ऑब्जर्व के लिए था तो ये भी ऑब्जर्व्ड हो जाएगी, एंड ये रियल के लिए था तो ये वेपर डेंसिटी रियल के लिए हो जाएगी डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, राइट। और अल्फा आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। सो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, ये क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गई होगी। सो आपको पता चल गया ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, वीडी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू वीडी रियल एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, और वीडी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू वीडी रियल डिवाइडेड बाई 1 प्लस, यही तो है। अब मैं एक और चीज बता दूं, जो आपके टेक्स्ट बुक है उसमें आपका जो एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है उसमें क्या लिखा हुआ है, जो आपका ऑब्जर्व्ड मोलर मास है उसको स्मॉल m से दिखाया जाता है, और रियल को, रियल है तो उसको बड़ा से कैपिटल से दिखाया जाता है। वैसे ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी को d से डिटरमाइन करते हैं एंड रियल को हम कैपिटल D से। तो बेसिकली कैसे, देखो मोलर मास हमारा कैपिटल M था, जब हम इसको बुक में डिपेंड करते हैं तो ऑब्जर्व वाले को M और इसको कैपिटल M डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, ये हो गया आपका ऑब्जर्व। ये स्मॉल m है तो मतलब समझ जाओ ये आपका स्मॉल ऑब्जर्व्ड मोलर मास है, और जब स्मॉल d है तो आपका ऑब्जर्व्ड डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी, कैपिटल D 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। तो ये है आपकी बुक में दिया रहता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, समझ में आ जाएगी बातें, ठीक है। चलो मूव टू द न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। हाँ यस, बिफोर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस न्यूमेरिकल, हम पहले वाला न्यूमेरिकल पहले कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने वही सारे टर्म्स को एक्सप्लेन भी कर दिया है। m क्या होता है आपका ऑब्जर्व्ड मोलर मास होता है, कैपिटल M होता है आपका रियल मोलर मास, d जो होता है आपका ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी, कैपिटल D जो होता है आपका रियल वेपर डेंसिटी, ठीक है। इतना आप समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, हम ये पीछे वाले क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्या, देखो द ऑब्जर्व्ड मोलर मास एट इक्विलिब्रियम ऑफ N2O4 इज 80। आपको m ऑब्जर्व दे रखा है, आपको कैलकुलेट अल्फा की वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है। और हमको ये भी पता चल गया था द ओरिजिनल मोलर मास, तो हम निकाल ही सकते हैं फॉर्मूले से 92 ग्राम। तो ओरिजिनल पता चल गया है, ऑब्जर्व पता है, तो हम अल्फा निकाल सकते हैं। n कैसे पता चलेगा, n तो हमको इस इक्वेशन से पता चलेगा। n क्या है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस प्रोडक्ट, राइट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और यू कैन से नंबर ऑफ मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड, राइट, नंबर ऑफ मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। सो हमको ये इक्वेशन मिल गया। देखो m इज इक्वल्स टू 92 हो गया आपका, जो कि आपका रियल मोलर मास था। स्मॉल m आपका 80 ग्राम पर मोल हो गया। n आपकी वैल्यू 2 आ गई, क्योंकि आपको पता है प्रोडक्ट साइड में 2 है, राइट। हम अब फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज स्मॉल m इज इक्वल्स टू कैपिटल M डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा होल ब्रैकेट n माइनस 1। n की वैल्यू पता है, m की वैल्यू पता है, कैपिटल M, स्मॉल m की वैल्यू पता है, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
तो हमने यहाँ पर स्मॉल m की वैल्यू आपको 80 है, कैपिटल M की 92 है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा, ये इसकी वैल्यू 2 है, तो 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, तो 1 प्लस अल्फा डिनोमिनेटर में हो गया, 1 प्लस अल्फा डिनोमिनेटर में हो गया। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, ये हमारा इक्वेशन था m इज इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। सब में से आपको m की वैल्यू पता है, दैट इज 80, आपको कैपिटल M की वैल्यू पता है, दैट इज 92, आपको n की वैल्यू पता है 2, यहाँ पर पुट किया हमने, 80 इज इक्वल्स टू 92 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा, n की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 1, तो ये हो गया 80 इज इक्वल्स टू 92 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा, और 2 माइनस 1 विल बी 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 तो कुछ नहीं होता है, 80 ये डिनोमिनेटर से ऊपर आ गया, तो ये क्या हो गया 1 प्लस अल्फा, ये तो अल्फा मल्टीप्लाई में 1 तो अल्फा ही होगा, इज इक्वल्स टू 92, राइट 92। अब यहाँ पर देखो ये हो गया 80 प्लस 80 अल्फा इज इक्वल्स टू 92, ठीक है। अब आपको 80 अल्फा यहाँ रखो, 92 माइनस 80 कर दो, राइट 92 माइनस 80 कर दो, देन अल्फा इज इक्वल्स टू 92 माइनस 80 करने से आपका कितना 12 होगा, डिवाइडेड बाई 80। इसको सॉल्व कर लो, कितना टाइम जाएगा, ये तो आपका 4 के टेबल में जा रहा है, 4 3 12, देन 4 2 8 20, 3/20 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.15, कितनी आ जाएगी 0.15, राइट 0.15 आ गई, यही वैल्यू आएगी आपकी अल्फा की, और यही मैंने यहाँ पर सॉल्व भी करके दिखा दिया है, ठीक है। ये आपको सॉल्व भी करके यहाँ पर जैसे देखो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था, इसको बाद में यहाँ पर ऐसे करके अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, और अल्फा की वैल्यू आपकी 0.1 आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरेस्ट में दिस विल बी वेरी इजी क्वेश्चन, इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, वेरी इजी है और एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो यस, आई एम गेटिंग सम स्पेस सो दैट आई कैन सॉल्व एंड मेक यू अंडरस्टैंड, ओके। सो यस, व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग एनी क्वेश्चन, आप उसको खुद से सॉल्व करके जरूर देखें एक बार, अदरवाइज यू विल लूज एवरीथिंग, आपको समझ में नहीं आएगी बहुत सारी चीज़ें। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड सी, okay, you should see what all the things are there, okay, so shall we start? Yes, we will start now, okay, we will start now itself, okay, yes, what is written here, yes, अभी दिख रहा है अच्छे से, क्लियर है, ओके। सो क्या लिखा हुआ है, द ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर द ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम इज 62। आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 दे रखा है, इक्विलिब्रियम पे 62 है। इफ द वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 इनिशियली इज 104, मतलब आपको क्या दे रखा है, वेपर डेंसिटी, रियल वेपर डेंसिटी दे रखी है 104 था, उसके बाद इक्विलिब्रियम पे 62 हो गया। आपको पूछा है कैलकुलेट दी परसेंटेज डिसोसिएशन, कैसे कैलकुलेट करोगे, परसेंटेज डिसोसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सबसे पहले तो आपको ये इक्वेशन दे रखी है, दैट इज व्हाट, PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, राइट। यहाँ पर n की वैल्यू अगर हम पूछें तो कितनी हो जाएगी n की वैल्यू, ये 1 ये 2, तो n की वैल्यू 2 हो गई प्रोडक्ट साइड में। अब आपको पता है वेपर डेंसिटी जो है, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, वेपर डेंसिटी, ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू दी रियल वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी इज 62, रियल वेपर डेंसिटी इज 104 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा 2 माइनस 1। अगेन ये 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, तो ये 1 प्लस अल्फा हो जाएगा, और ये 1 प्लस अल्फा ऊपर चला जाएगा, तो 62 1 प्लस अल्फा, ये 104 रहेगा। 62 इससे मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 62 अल्फा हो जाएगा, राइट 62 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। एंड देन 62 जब अल्फा हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 104, एंड अब जब ये वाला चीज़ आपका राइट हैंड साइड में आ जाएगा, सब्सट्रैक्ट करोगे इसको तो आपको मिलेगा 42, राइट, इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 42, एंड ये 62 अल्फा है, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 62, क्या हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 62। अब अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू 0.677 और यू कैन से 0.68 आ गई अल्फा की वैल्यू। हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन सॉरी कैलकुलेट द परसेंटेज डिसोसिएशन। अल्फा की वैल्यू निकल गई, परसेंटेज डिसोसिएशन निकालने के लिए आपको इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, वही उसका परसेंटेज डिसोसिएशन निकल गया।
अब हम निकालेंगे परसेंटेज डिसोसिएशन। मैंने आपको बताया था पहले भी, परसेंटेज डिसोसिएशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो भी अल्फा की वैल्यू आएगी उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका परसेंटेज डिसोसिएशन निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमारा परसेंटेज डिसोसिएशन, हमने लिखा अल्फा मल्टीप्लाई 100, अल्फा की वैल्यू 0.68 कंसिडर किया था, मल्टीप्लाई 100 तो 68% आ गया। यही आपका परसेंटेज डिसोसिएशन आ गया और हमने इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से कि कैसे सॉल्व किया है। एंड यही था, इतना ही था इसमें। ठीक है, इतना ही था आपका, इसमें इतना ज़्यादा कुछ खास था नहीं, इतना इस ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे नहीं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द ली चैटलियर प्रिंसिपल। ओके, ली चैटलियर प्रिंसिपल को हम स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज बिकमिंग द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर इक्विलिब्रियम चैप्टर एंड मे बी आई थिंक विद इन 2 वीडियोज आई विल कंप्लीट दिस। ओके, आज का ये वीडियो और शायद एक और वीडियो बनाना पड़ेगा इसके ऊपर, और उसके साथ हमारा ली चैटलियर प्रिंसिपल खत्म हो जाएगा। एंड विद कंप्लीशन ऑफ दिस ली चैटलियर प्रिंसिपल हमारा आपका इक्विलिब्रियम, जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा और हमको अलग से कुछ इसमें से और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इतना ही पार्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट एनी डिले शैल वी स्टार्ट दिस ली चैटलियर प्रिंसिपल। थोड़ा सा स्टार्टिंग कर देते हैं। ठीक है, ब्रीफ आइडिया दे देते हैं कि ली चैटलियर प्रिंसिपल बोलता क्या है। सबसे पहली चीज़ जो ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल में आप एक चीज़ याद रखो कि अगर ली चैटलियर प्रिंसिपल है क्या, सबसे पहले तो ठीक है, सो स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद हम चीज़ों को समझ लेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है। सो ली चैटलियर प्रिंसिपल का स्टेटमेंट देखो, सबसे पहले ये देख लो, इफ वी चेंज द कंसेंट्रेशन, मतलब हम कंसेंट्रेशन चेंज करें, कंसेंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, जब हम चेंज करते हैं कंसेंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर देना, प्रेशर चेंज कर देना, या फिर वॉल्यूम चेंज कर देना, या टेम्परेचर चेंज कर देना, या कोई इनर्ट मटेरियल को ऐड कर देना, किसमें, एक रिवर्सिबल रिएक्शन में, जब वो इक्विलिब्रियम पे हो। ठीक है, तो क्या होता है उस केस में, इक्विलिब्रियम गेट डिस्टर्ब। ठीक है, इक्विलिब्रियम आपका बिगड़ जाता है। जब भी हम चेंज लाते हैं किसी भी चीज़ का, कंसेंट्रेशन मान लो, कंसेंट्रेशन में नंबर ऑफ मोल्स का, प्रेशर में मान लो वॉल्यूम का, टेम्परेचर का, या फिर इनर्ट मटेरियल ऐड करते हैं तो कोई रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो क्या होता है उसका जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम उसका डिस्टर्ब हो जाता है। एंड सो वो जब डिस्टर्ब हो जाता है तो जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट होता है उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका चेंज हुआ है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, ताकि वो उसको अंडू कर सके। सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन सच अ डायरेक्शन सो एज टू अंडू द चेंज, मतलब जो चेंज हुआ है उसको वो अंडू कर सके, मतलब रिवर्स कर सके, उस वजह से इक्विलिब्रियम आपका शिफ्ट कर जाता है। तो यही है ली चैटलियर प्रिंसिपल। इफ वी चेंज द कंसेंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर और वी ऐड एनी इनर्ट मटेरियल, इक्विलिब्रियम the equilibrium will disturbed. Okay, so the equilibrium will shift in such a direction so that to undo the change. Okay, so as to undo the change. So यही इसका पर्टिकुलर क्या है, स्टेटमेंट है, राइट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कोई एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, ये मान लो आपको पता है रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये A+B 2C+D, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये एक तरह का इक्विलिब्रियम रिएक्शन, राइट। कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है वही तो इक्विलिब्रियम शो करती है, और ये आपका इक्विलिब्रियम है। कोई कारण की वजह से कोई प्रेशर में इंक्रीज हो गया, कंसंट्रेशन में इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर में इंक्रीज हो गया, जो इक्विलिब्रियम है इसका बिगड़ गया इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिस डायरेक्शन में वो जो चेंज हुआ है उसको वापस कम करके फिर से इक्विलिब्रियम अटेन कर सके, वही है। सो बेसिक अभी अच्छे से ना समझ में नहीं आएगा, जब मैं एक एक करके एग्जाम्पल लूंगी तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा, चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो ली चैटलियर जो प्रिंसिपल है आपको पता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सो इफ वी चेंज द कंसेंट्रेशन बोल सकते हैं, प्रेशर बोल सकते हैं, टेम्परेचर बोल सकते हैं, और हम कोई ऐड करते हैं इनर्ट मटेरियल को टू अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम आपका डिस्टर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है, आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन सच अ डायरेक्शन सो एज टू अंडू द चेंज, इक्विलिब्रियम आपका उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा ताकि वो क्या कर दे, चेंज को अंडू कर सके। क्या कर सकते हैं, चेंज को अंडू कर सके, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज व्हाट, द चेंज इन द कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन स्लैश नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन स्लैश नंबर ऑफ मोल्स, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन। अब चेंज इन कंसंट्रेशन या फिर नंबर ऑफ मोल्स में चेंज कर देना, तो ये कैसे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका ये रिएक्शन है N2
3H2 2NH3। ये एक बहुत ही शानदार रिएक्शन है, बहुत ही नोन रिएक्शन है, दैट इज व्हाट हेबर्स प्रोसेस का रिएक्शन है, राइट। तो इस केस में बेसिकली होता क्या है, होता ये है कि जब भी हम कोई भी चीज़ चेंज करते हैं, राइट, हम जब भी कोई चीज़ चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंसंट्रेशन बदलते हैं, ठीक है, हम जब भी कोई कंसंट्रेशन बदलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल N2, ठीक है, N2 का हमने कंसंट्रेशन बदला, मान लो हमने N2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, बहुत चेंज कर दिया। जैसे हमने N2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, यहाँ पर तो फिक्स था, जैसे हमने चेंज किया, इंक्रीज कर दिया, इक्विलिब्रियम क्या होगा, सबसे पहला चीज़ आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। जो यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ रहा था वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, टू अटेन इक्विलिब्रियम, जो डिस्टर्ब हुआ वाला इक्विलिब्रियम अगेन चाहेगा कि इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए। उस इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए, जैसे जो ये इंक्रीज हुआ, N2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ, तो वो चाहेगा कि N2 का कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया जाए, तभी तो वो स्टेबिलिटी हासिल करेगा, राइट। N2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया तो उसको कंसंट्रेशन को डिक्रीज करके तो वो फिर से इक्विलिब्रियम हासिल कर सकता है। N2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ, वो एक तरह का इक्विलिब्रियम में क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया इक्विलिब्रियम। एंड अगेन व्हाट इट विल डू, टू अटेन इक्विलिब्रियम, व्हाट इट विल डू, इसका कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। इस कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने के चक्कर में क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। कैसे शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, एंड वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ताकि आपका N2 का जो बड़ा है कंसंट्रेशन वो कम हो जाए, वो मैं आपको अब बताऊंगी कैसे होगा। देखो N2 आपका इंक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या है, ज्यादा आ गया N2 अब इसके साथ कंबाइन करके ज्यादा अमोनिया बनाएंगे, राइट, ज्यादा अमोनिया बनाएंगे। तो इस केस में आपका इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आपका इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। देखो N2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया, इक्विलिब्रियम आपका डिस्टर्ब हो गया। अब क्या होगा, ये दोनों आपस में मोर रिएक्ट करेंगे, मोर रिएक्ट करके आपका अमोनिया बनाएंगे। जितना अमोनिया बनाते जाएंगे उतना इसका कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। आपको तो पता है रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके ही तो प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कंबाइन करना शुरू करते हैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होने लगता है। तो वैसे ही ये आपस में रिएक्ट करेंगे, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है और धीरे धीरे कम हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इक्विलिब्रियम अचीव कर लेंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में जो आपका चेंज हो रहा है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है, वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब N2 से आपका NH अमोनिया बन रहा है, राइट, तो आपका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। नेक्स्ट और भी एग्जांपल्स हैं, बट इफ आई एम गोइंग टू कंटिन्यू इन दिस वीडियो विल बिकम टू मच लॉन्ग, ठीक है। सो इन इट हियर इटसेल्फ आई विल stop this, and in the next class I will explain all the factors, all the points of this Lee-Chatelier principle. Okay, thank you students.